हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा आज मैं अपना यहाँ नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताया था आपको, वो बताया था मोलैरिटी और मिक्सिंग के बारे में। और मैंने बताया था कि वहाँ मैंने दो केस बताए थे आपको मोलैरिटी और मिक्सिंग के। एक दो ऐसे सोल्यूशन जो आपस में नॉन रिएक्टिंग है, और एक ऐसा सोल्यूशन बताया था दो ऐसे सोल्यूशन जो आपस में रिएक्टिंग है। यानी कि मैंने वहाँ दो केस लेके चला था मैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में। पहला केस था कि दोनों सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिंग हो, और दूसरा केस था दोनों सॉल्यूशन रिएक्टिंग हो। तो जो लास्ट लेक्चर था वो मेरा था नॉन रिएक्टिंग पे, कि दोनों जो सॉल्यूशन है, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन, मैं दो सॉल्यूशन को लेकर चला था। वैसे वो दोनों के दोनों क्या थे, वो नॉन रिएक्टिंग थे। और यहाँ मैं लेकर चल रहा हूँ जब दोनों के दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो क्या होंगे बेटा, वो दोनों के दोनों सॉल्यूशन रिएक्टिंग सॉल्यूशन होंगे। तो देखिएगा यहाँ जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि दोनों के दोनों सॉल्यूशन मेरे क्या होंगे, रिएक्टिंग होंगे, यानी कि सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग इन नेचर। सेकंड पार्ट जो मेरा है, सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग इन नेचर, मैं सेकंड करा रहा हूँ। ये पहला कराया था मैंने, सॉल्यूशन आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। तो देखो बहुत ध्यान से, इसको समझने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको समझनी होगी। यदि वो चीज़ आप नहीं समझोगे तो फिर आप सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग इन नेचर इसको आप सोल्व नहीं कर सकते। इसके लिए जो प्रॉब्लम आएंगी, न्यूमेरिकल आएंगे, उनको आप फेस नहीं कर सकते। तो यहाँ दो टर्म्स आपको समझने होंगे। जो पहला टर्म्स है वो है बेटा स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? जो पहला टर्म्स है स्टोइकियोमेट्री, और जो सेकंड टर्म्स है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहला टर्म्स है स्टोइकियोमेट्री और जो सेकंड टर्म्स है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको समझने से पहले आपको इनका आइडिया होना ज़रूरी है। अब मैं मान लीजिए इसको समझा देता हूँ, इनका आइडिया आपको है नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सोल्व नहीं कर सकते। तो मैं ये लेक्चर जो एक छोटा सा लेक्चर ले रहा हूँ इनके बारे में आपको बताऊँगा। तो देखो पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टोइकियोमेट्री की। स्टोइकियोमेट्री देखिएगा, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, मैं सीधे डेफिनेशन से शुरुआत करता हूँ। मान लीजिए N2 प्लस 3H2 से बनता है बेटा 2NH3। तो देखो ये तो आप जानते ही हैं, ये मेरा होता है रिएक्टेंट और ये मेरा होता है बेटा प्रोडक्ट। ये तो आप जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो देखिएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अमाउंट्स ऑफ reactants and products in a chemical reaction is called stoichiometry। यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अमाउंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वही क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कि N2 प्लस, ये मान लीजिए ग्राम में है, N2 प्लस 3H2 ग्राम में है, एरो 2NH3 ग्राम में है। तो देखो यहाँ N2 के मान लीजिए कितने हैं, यहाँ देखो मानना क्या है, देख लीजिए आप N2 के यहाँ कितने मोल हैं। N2 के पहले देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसको हम मानते हैं 1 मोल। तो इसको हम मानते हैं 1 मोल N2। यहाँ है क्या 1, यहाँ कितना लिखा है देखो 3, तो इसको हम मानते हैं कितना 3 मोल H2। यहाँ देखो ये कितना लिखा है, ये लिखा है 2 मोल NH3। तो जो बेटा ये देखो जिसके पहले कुछ नहीं लिखा उसके पहले मैंने कितना लिया 1, H2 के पहले कितना लिखा है 3,
और NH3 के पहले कितना लगा है 2। तो यही मेरा क्या है, ये जो है बेटा यही मेरा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको मैं बोलता हूँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलता हूँ मैं इसको। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अमाउंट, यानी कि इसका अमाउंट कितना मोल है। मान लीजिए मैं मोल की बात करूँ तो कितना मोल है, मान लो 1 मोल, 3 मोल एंड 2 मोल। तो ये जो मेरा है, ये जो है ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो देखो, ये आपने वैसे तो 11th में पढ़ा होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, यानी कि 1 मोल N2 और 3 मोल H2 हो तो मेरा जो 2 मोल NH3 बनता है, इसको मैं कहता हूँ मोल मोल रिलेशनशिप। इसको मैं एक नाम देता हूँ मोल मोल रिलेशनशिप। लेकिन आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, मुझे वो सब नहीं बताना कि मोल मोल रिलेशनशिप और मास मास रिलेशनशिप। मुझे तो केवल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताना है, जो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। देखिएगा, यहाँ आप सीख के चलिएगा लिमिटिंग रिएजेंट। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि यदि मान लीजिए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जो मैं सेकंड टाइप कराता हूँ, सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग इन नेचर, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी होंगी। इसलिए मैं सीख आपको बता के चल रहा हूँ। देखो यदि मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ, N2 + 3H2 से बनता है 2NH3। बताइए यदि 3 मोल N2 के हैं तो बताइए कितना NH3 फॉर्म होगा। अब देखिएगा बहुत आसान है, ये क्या है, 1 मोल से कितना NH3 बन रहा है, 2 मोल। तो 3 मोल से कितना बनेगा, देखो मैंने अभी बताया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में जिसके पहले कुछ नहीं हो तो उसके पहले 1 मानता हूँ। तो देखो यहाँ ये क्या है 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल NH3। तो 3 मोल से कितना बनेगा ये मालूम कर रहा है, तो 3 × 2 6 मोल NH3 बन जाएगा। अब बताइए यदि 3 मोल N2 है और 4 मोल 3 मोल N2 है और 4 मोल H2 है, तो बताइए कितना NH3 बनेगा। अब बताइए कि मैं यहाँ तो मैंने सीधे, मुझे N2 दिया था, H2 मुझे नहीं दिया था, तो N2 के बिहार पर मैंने बता दिया कि 3 मोल से कितना मोल NH3 बनेगा, यानी कि 1 मोल से 2 मोल, तो 3 मोल से 6 मोल। अब बताइए यहाँ मुझे N2 भी दिया गया है और H2 भी दिया गया है। अब मैं NH3 इस N2 के बिहार पे बनाऊँ या इस H2 के बिहार पे बनाऊँ, 3 मोल और 4 मोल, यानी कि 3 मोल के बिहार पे बनाऊँ या 4 मोल के बिहार पे बनाऊँ। अब मुझे यहाँ कन्फ्यूजन हो गया, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे लिमिटिंग रिएजेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो एक्सप्लेन करेगा, ये चीज़ जो एक्सप्लेन करेगा, यानी कि यदि N2 के 3 मोल और H2 के 4 मोल, तो यहाँ कितना NH3 बनेगा। तो देखो मैं साफ साफ आपको लिख रहा हूँ, दिस विल एक्सप्लेन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। इस चीज़ को बताएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये बताएगा इस चीज़ को। यहाँ तो देखो केवल N2 था तो मैंने बता दिया कितना NH3 बनेगा। अब यहाँ तो N2 भी है और H2 भी है, यानी कि N2 के 3 मोल और H2 के 4 मोल। तो अमोनिया कितना बनेगा, इसके बिहार पे बनाऊँ या इसके बिहार पे बनाऊँ, तो इस चीज़ को बताएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। देखिएगा, इट इज द रिएजेंट which is consumed earlier in a reaction। ये लिमिटिंग रिएजेंट की मैं डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूँ। और which is present is lesser amount। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है बेटा
लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, यानी कि इट इज़ यह रिएजेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में जो जल्दी से जो पहले क्या हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसको कहता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट। विच इज़ प्रेजेंट इज लेसर अमाउंट, या जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको मैं कहता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट। देखो मैं एक बहुत आसान सा एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है, उसका नाम है मान लीजिए A to Z कुछ ही मान लीजिए, सपोज मैं उसका नाम मान के चल रहा हूँ गोविंद। गोविंद एक स्टूडेंट है, वो जो गोविंद है वो मान लीजिए कि 4 गिलास जो मिल्क है, जो दूध है, 4 गिलास 4 गिलास मिल्क से वो मान लीजिए 12 बनाना, जो केला होता है 12 बनाना वो खाता है 4 गिलास दूध से, ठीक है ना। तो बताइए कि 1 गिलास दूध से कितना बनाना वो खाएगा। 1 गिलास मिल्क उसके पास है तो कितना बनाना खाएगा। 4 गिलास से वो रोजाना 12 बनाना खाता है ब्रेकफास्ट में। 4 गिलास दूध पिएगा और 12 केला 12 बनाना खाएगा, तो 1 गिलास से कितना खाएगा। 1 गिलास से वो 3 बनाना खाएगा। बहुत आसान है, 1 गिलास से 3 बनाना खाएगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी रोज़ यदि वो 1 गिलास से 3 बनाना खा रहा है, अब मान लीजिए किसी रोज़ उसके पास केवल 3 बनाना है, उसके पास क्या है बेटा, केवल 3 बनाना, उसके पास केवल 3 केला हैं, तो बताइए वो 3 बनाने से कितने गिलास मिल्क पी सकता है। वो पी सकता है कितना गिलास मिल्क, केवल 1 गिलास मिल्क वो पी सकता है 3 बनाना से। अब बताइएगा कि बनाना तो मान लीजिए उसके पास काफ़ी मात्रा में है, बनाना तो काफ़ी मात्रा में है, लेकिन उसके पास मान लीजिए जो दूध है वो केवल 1 गिलास है। मान लीजिए वो रोज़ाना तो ब्रेकफास्ट करता है, 4 गिलास दूध पीता है, 12 केला खाता है, तो 1 गिलास से कितना केला खाया, 3 केला। अब केला तो उसके पास समझ लीजिए फुल क्वांटिटी में है, यानी कि उसके पास 12 केला हैं, लेकिन उसके पास दूध कितना बचा। मान लो किसी दिन बाय द वे किसी दिन उसके पास दूध उसे 1 ही गिलास दूध मिल पाया जो गोविंद है। अब वो बताइए कि 1 गिलास दूध उसे मिल पाया, और दूध वो ब्रेकफास्ट में कितना पीता है, 4 गिलास 4 गिलास, और उसे मिला केवल 1 गिलास दूध किसी कारण से। सपोज कि दूध नहीं आया, घर में लॉकडाउन चल रहा है, चाहे दूध कम मिला है, तो 1 गिलास दूध उसे मिला, तो 1 गिलास से वो कितने बनाना खा सकता है, 1 गिलास से 3 बनाना खा सकता है, क्योंकि 4 गिलास से कितना खाएगा 12, तो 1 गिलास से कितना 3, तो 1 गिलास मिल्क से कितना बनाना खाएगा, 3 बनाना खा सकता है। तो बताइए उसके पास अभी भी कितने बनाना बचे हैं। मान लो बनाना तो काफ़ी मात्रा में बचे हैं, तो उसके पास जो है बेटा कितने बनाना है, मान लो उसके पास वो 12 बनाना, तो बनाना तो काफ़ी है, 12 उसके पास हैं, लेकिन दूध उस दिन 1 गिलास है, तो ये 9 बनाना उसके पास बच्चे नहीं बच्चे 9 बनाना उसके पास है, 9 केला हैं, लेकिन दूध उस दिन क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से दूध उसे केवल 1 गिलास मिल पाया। अब बताइए ये जो दूध उसे मिल पाया, क्या यदि उसका ब्रेकफास्ट से पेट भरता था, 4 गिलास मिल्क और 12 केले से उसका पेट भरता था, अब यहाँ दूध मिला 1 गिलास, तो बनाना कितना खाया, 3 गिलास, तो बताइए क्या उसका पेट भरा गोविंद का, उसका पेट नहीं भरा, ब्रेकफास्ट में उसका पेट नहीं भरा। तो बताइए यहाँ जो बेटा ये मिल्क है, यहाँ जो ये मिल्क है, क्योंकि मिल्क क्या हो गया, फिनिश हो गया भाई, उस दिन उसे 1 गिलास मिल्क मिला केवल, तो 3 ही बनाना खा पाया, तो 1 गिलास चाहिए कितना गिलास दूध रोजाना ब्रेकफास्ट के लिए, 4 गिलास, तो 12 बनाना खाता। अब 1 गिलास मिला तो 3 बनाना खाया, तो ये जो बेटा 1 गिलास मिल्क है, यही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। यही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे कि मान लीजिए किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने से जो रिएजेंट पहले खत्म हो जाए, जो रिएजेंट पहले क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, यानी कि गोविंद का पेट भरने से पहले मिल्क क्या हो गया, खत्म हो गया, केवल 1 गिलास मिल्क उसे मिल पाया, जबकि 4 गिलास वो पीता था, तो उसका पेट भरना मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है, तो उसके पेट भरने से पहले मिल्क क्या हो गया, फिनिश हो गया, तो मिल्क क्या है यहाँ, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखिएगा यदि देखो एक बार यदि मान लो लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाता है, तो रिएक्शन वहाँ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाएगी। भाई मान लीजिए उसका पेट नहीं भर पाया, एक बार दूध यहाँ खत्म हो गया, तो क्या उसका पेट भरा, नहीं भरा,
तो यानी कि उसका पेट भरने के लिए कितना 4 गिलास दूध चाहिए, दूध कितना मिला उसे 1 गिलास, तो रिएक्शन वहीं क्या हो जाएगी, उसका पेट भरना वहीं रुक जाएगा। यानी कि यदि लिमिटिंग रेजेंट खत्म हो गया तो इस रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो मैं उसको ही लिख रहा हूँ, वंस द लिमिटिंग reagent is consumed, reaction will stop। यदि लिमिटिंग रेजेंट एक बार कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहीं स्टॉप हो जाएगी। वाट एवर प्रोडक्ट इज formed by limiting reagent। यानी कि देखिए, यदि मान लीजिए एक बार लिमिटिंग रेजेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन वहाँ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वाट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय लिमिटिंग रेजेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किस पे बेस है, वो किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रेजेंट पे डिपेंड करता है। अब बात आती है कि वह हम कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। तो देखो मैं वो बात बताने जा रहा हूँ आपको, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। देखो 1 मिनट रुको। ये फ़ैन थोड़ा मैंने कम किया है, थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही थी, पेज बार बार उड़ रहा था। देखो कैसे अप्लाई करते हैं। व्हेन टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे हम इसको कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे, इसका कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं। यदि मान लीजिए अमाउंट है, चाहे वो मास में दिया हो या मोल्स में दिया हो, वॉल्यूम में दिया हो, और 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट किसी क्वेश्चन में गिवन नो दिए हों, तो वहाँ हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सीधे मैं आपको कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूँ। देखिएगा सीधे, बिना टाइम गवाए हुए। मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। मैंने बताया था अभी एग्जाम्पल 3 मोल और 5 मोल से कितना NH3 बनेगा। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में बेटा, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब ये देखो, ये जो मेरी केमिकल रिएक्शन है ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, देखो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच reactant from given data, moles of each reactant from given data। अब जैसे देखो डेटा में क्या दिया है, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। N2 के कितने मोल दिए हैं, 3 मोल, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 मोल। H2 कितने दिए हैं, 5 मोल, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 मोल। तो ये स्टेप सेकंड है, पहले बैलेंस करते हैं फर्स्ट में, सेकंड में कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन डाटा, गिवन डाटा से उसके मोल हम नीचे लिख लेते हैं। अब देखो स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में देखो, डिवाइड द मोल्स ऑफ, डिवाइड द moles of each reactant by its stoichiometric
मीट्रिक कोफिशिएंट एंड द लीस्ट वैल्यू विल गिव लिमिटिंग रिएजेंट। ये एल है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि देखो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, N2 प्लस 3H2, ये मेरी रिएक्शन थी, ये था बेटा 3 मोल, ये था मेरा 5 मोल, और ये मालूम करना चाह रहा था। तो देखो मैं बता रहा हूँ, डिवाइड द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, प्रत्येक रिएक्टेंट के मोल्स को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अब बताइए इसमें कितने मोल हैं, 3, इसमें 3 हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने बताया था N2 यहाँ कितना है, जिसके पहले कुछ नहीं होता 1 होता है, इसका 3 है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना होगा 1, तो 3/1। अब बताइए इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 3, और मोल कितने 5, तो 5/3। अब बताइए 3/1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3, और 5/3 क्या हो जाएगा 1.66 हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इसके मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया, यानी कि 3/1, इसके मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया, यानी कि 1.66। अब देखिएगा स्टेप फोर्थ। अब देखो ध्यान दीजिए, जो कम अमाउंट में हो ये वैल्यू, और ये वैल्यू जो लीस्ट हो, जो कम हो, उसको मैं मानता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि यहाँ मेरा ये 1.66 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 3, तो 3 कम है या 1.66, 1.66 कम है, तो जो H2 होगा ये होगा बेटा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और जो N2 होगा ये काफ़ी मात्रा में है, इसको मैं कहता हूँ एक्सिस रिएजेंट। ये एक्सिस रिएजेंट, ये लिमिटिंग, यानी कि 3/1, 5/3, 1.66, यानी कि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा H2, और ये क्या होगा एक्सिस रिएजेंट। अब देखो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि कितना में NH3 कितना बनेगा, स्टेप फोर्थ में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ऑल द प्रोडक्ट formed will be calculated on the basis of limiting reagent। देखो N2 मेरी इक्वेशन है, प्लस 3H2 एरो 2NH3। अब ये क्या है मेरा LR लिमिटिंग रिएजेंट, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सिस रिएजेंट। अब देखिएगा इसके कितने हैं 3 मोल, मुझे डेटा में गिवन है, इसके 5 मोल, और ये कितना फॉर्म होगा ये मुझे पता करना है। अब देखो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट मेरा H2 है, तो रिएक्शन में ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये जल्दी से क्या हो जाएगा 0, मैंने बताया था लेसर अमाउंट में है। अब देखो 3 मोल, ये क्या है H2 कितने मोल 3 मोल, देखो 3 मोल H2 से कितना अमोनिया फॉर्म हो रहा है 2 मोल, और 3 मोल से कितना N2 चाहिए उसके लिए 1 मोल। भैया देखो 3 मोल है, यदि 3 मोल H2 है तो अमोनिया कितना है यहाँ 2 मोल, और N2 कितना है 1 मोल। तो यदि 3 मोल से 2 मोल अमोनिया फॉर्म हो रहा है, तो बताइएगा 1 मोल से कितना होगा 2/3 होगा, 3 से 2 हो रहा है तो 1 से कितना होगा 2/3 मोल अमोनिया फॉर्म होगा। अब मेरे पास कितने मोल हैं 5 मोल हैं, तो 5 मोल से कितना होगा 2/3 इंटू 5, यानी कि 10/3 मोल NH3 क्या होगा मेरे पास विल बी फॉर्म्ड। अब देखो 3 मोल से 1 मोल, 3 से 1 तो 1 से कितना 1 से होगा 1/3 मोल, और मोल कितने हैं बेटा, मोल है मेरे पास कितने 5 मोल। जब 3 से 1 तो 1 से 1/3, और 5 से कितने 1/3 इंटू 5 मोल क्या होंगे यूज्ड किसके N2 के। तो देखो 1/3 इंटू 5 मोल यूज्ड होंगे N2 के, किसके लिए 5 मोल के लिए। तो अब N2 कितना लेफ्ट है, N2 कितना बचेगा, N2 कितना बचा, N2 कितना था 3 मोल था, 1/3 इंटू 5 मोल यूज्ड हुआ, तो 3 माइनस 1/3 इंटू 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4/3 मोल N2 क्या हुआ लेफ्ट। देखो
3 मोल से कितना 1 मोल से 1/3, तो 5 मोल से कितना 1/3 इंटू 5। अब N2 था कितना मेरे पास 3 मोल, तो 3 में से कितना चला जाएगा 1/3 इंटू 5, यानी कि 4/3 मोल लेफ्ट हुआ। यानी कि देखो होगा क्या, जो मैं क्वेश्चन को बता रहा था ये मेरा लेफ्ट हुआ कितना, ये मेरा जो N2 है वो बचा हुआ है लेफ्ट है, जबकि मेरा लिमिटिंग रेजेंट पूरा पूरा 0 हो गया। और जो मेरा अमोनिया फॉर्म होगा वो मेरा कितना अमोनिया फॉर्म होगा, ये मेरा अमोनिया, इतना अमोनिया मेरा NH3 फॉर्म होगा। तो देखो ये लिमिटिंग रेजेंट है, ये जो है लिमिटिंग रेजेंट होता है। आज मैंने आपको बताया लिमिटिंग रेजेंट के बारे में। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपके घर के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, यही देख लीजिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको दे रहा हूँ मैं। 2A + 5B एरो C+D, यदि 2 है बेटा 10 मोल और ये मेरा है, ये भी मेरा है 10 मोल, तो बताइए D कितना फॉर्म होगा। ये आपको करना है, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है ये। 2A + 5B एरो C+D 10 मोल 2A 10 मोल 5B, तो C+D में D कितना फॉर्म होगा, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसको मैं सोल्व कराऊंगा। तो यहाँ मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग रेजेंट के बारे में बताया, उसके लिए मैं फिर अपना यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगा और मैं बताऊँगा वहाँ पे आपको कि यदि दोनों सॉल्यूशन मेरे रिएक्टिंग है, दोनों सॉल्यूशन रिएक्टिंग है, तो कैसे मैं उनकी मोलैरिटी को निकालता हूँ, क्योंकि वहाँ जरूरत होती है मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग रेजेंट की, इसलिए मैंने लिमिटिंग रेजेंट ये दोनों बताए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।